है वो है रिपब्लिकन्स और दूसरा है डेमोक्रेट्स। मान लीजिए ए 4 और पार्टीज के साथ मिलकर एक अलायंस बनाती है तो ये टोटल 5 पार्टीज हो गए। उसी तरह से बी और 9 पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस बनाती है तो ये टोटल 10 पार्टीज हो गए। इट इज कॉल्ड एज एन अलायंस और फ्रंट। और इसमें से जब कोई अलायंस या कोई फ्रंट जीत जाती है और वो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो इसी तरह के गवर्नमेंट को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आप सभी का अपने ही इस चैनल में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज, और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि एक कंट्री में कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In a democracy, any group of citizens is free to form a political party. In this formal sense, there are a large number of political parties in each country. तो किसी भी डेमोक्रेसी में आम नागरिक को ये आज़ादी है कि वो अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सके, और क्योंकि उनको ये आज़ादी मिली है तो इसलिए हम देखते हैं कि हर एक डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। More than 750 parties are registered with the Election Commission of India. इंडिया में ही 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन इलेक्शंस। यूजुअली ए हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। हालांकि बहुत सारे पार्टीज हमें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही पार्टीज़ होती हैं जो बहुत ही सीरियसली इलेक्शंस लड़ती हैं, और वही गिने चुने पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, इलेक्शन जीतती हैं और सरकार बनाती हैं। सो द क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज़ आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो अब सवाल ये है कि क्योंकि नागरिकों को ये आज़ादी है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सके, और इंडिया में हम देखते हैं कि 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो सवाल ये है कि एक डेमोक्रेसी में कितने सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होने चाहिए या इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। These are called one party system. तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कि सिर्फ एक ही पार्टी को ये अलाउ किया जाता है कि वो सरकार बनाए और सरकार चलाएं, और इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो सरकार बनाएगी। क्या बोला तूने? हाँ, मैंने ये कहा कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो सरकार बनाएगी। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है, और इनफैक्ट ये आपने पहले पढ़ा भी है। क्या बात कर रहे हैं? इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा था कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट करने का अलाउड है, और वो है कम्युनिस्ट पार्टी। और अगर दूसरी कोई पार्टी है तो पहले उसे कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो इलेक्शन लड़ सके वहाँ पर। इसका मतलब कि क्या ये एक डेमोक्रेसी है? आप ही मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी ऐसी होती है? ऑल्दो लीगली स्पीकिंग people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बना सकते हो,
बट वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो वहाँ का इलेक्शन का सिस्टम है, वो किसी तरह का इलेक्टोरल कंपटीशन अलाउ ही नहीं करता, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option. इसे हम एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं मान सकते क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेटिक ऑप्शन में कम से कम आपके पास 2 पार्टीज होनी चाहिए ताकि जनता उसमें से एक को चुन सके। Any democratic system must allow at least 2 parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power. इसका मतलब यह है कि कम से कम वहाँ पर 2 पार्टीज होनी चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और दोनों को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो जीत सके। ऐसा ना हो कि कंपटीशन दिखाया जाए कि वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन जीतेगा सिर्फ वहाँ पर एक ही। अगर इस तरह का भी सिचुएशन रहा तो उसे हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं मान सकते हैं। In some countries, power usually changes between 2 main parties. Several other parties may exist, contest election, and win a few seats in the national legislature. But only 2 main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. कुछ कंट्रीज में हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे और पार्टीज होते हैं छोटे छोटे, लेकिन वहाँ पर जीतने के चांसेस जो हैं वो सिर्फ 2 मेन पार्टीज को ही होते हैं। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल्स ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। तो जब हम यूएसए की बात करेंगे तो वहाँ पर जो 2 इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ हैं वो हैं रिपब्लिकन्स और दूसरा है डेमोक्रेट्स। और वहीं पर अगर हम लोग यूके की बात करें तो वहाँ के 2 इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ हैं कंजर्वेटिव्स एंड लेबर पार्टी। इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. तो जब एक कंट्री में बहुत सारे पार्टीज होते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि देयर आर 50 पार्टीज, ओके, और 50 पार्टीज में से मोर देन 2 पार्टीज, मान लीजिए कि ए, बी, सी, डी एंड ई, ये 5 पार्टीज हैं। दे हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, यानी कि ए पार्टी भी पावर में आ सकती है, बी भी आ सकती है, सी भी आ सकती है, डी भी और ई भी। तो इन सभी का एक चांस है कि ये पावर में आ सकती है ऑन देयर ओन, यानी कि दे डोंट नीड एनीबडी सपोर्ट। ए खुद ब खुद मेजॉरिटी सीट्स ला सकती है और पावर में आ सकती है। बी भी उसी तरह से मेजॉरिटी सीट्स ला सकती है और पावर में आ सकती है। उसी तरह सी, डी और ई भी अपने ही स्ट्रेंथ पर ये लोग मेजॉरिटी सीट्स ला सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि ये खुद ब खुद सरकार बना ले मेजॉरिटी सीट्स लाकर। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये लोग एक अलायंस फॉर्म करें। अलायंस का मतलब यहाँ पर बाकी जो 45 पार्टीज बच गए हैं उनके साथ में ये लोग अलायंस करें। अलायंस का मतलब इनके साथ गठबंधन बनाएं। मान लीजिए ए 4 और पार्टीज के साथ मिलकर एक अलायंस बनाती है तो ये टोटल 5 पार्टीज हो गए। उसी तरह से बी और 9 पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस बनाती है तो ये टोटल 10 पार्टीज हो गए। ये 14 पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस बनाती है तो ये 15 पार्टीज हो गए टोटल। और इसी तरह से डी 8 पार्टीज के साथ में अलायंस करती है तो ये टोटल हो गया 9 पार्टीज, प्लस ये 9 पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस 10 पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस बनाती है तो ये हो गया 11 पार्टीज। अब या तो इनके पास ऑप्शन है कि ये खुद ब खुद जीत जाए। अगर ऐसा नहीं लगता है कि ये खुद ब खुद अपने स्ट्रेंथ की वजह से अपने बलबूते पर जीत जाए तो ये क्या करते हैं कि ये 5 लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, ये 10 पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, ये 15 पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे,
ये 9 पार्टीज मिलकर इलेक्शंस लड़ेंगे और ये 11 पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इन्हीं सभी को हम लोग कहते हैं अलायंस, यानी कि अब ये मिलजुल कर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इस तरह के सिस्टम को हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। दस इन इंडिया वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम, तो इंडिया में एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन ए कोलिशन। व्हेन सेवरल पार्टीज in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. तो चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो जब हम इंडियन इलेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो चीज़ समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, बिफोर इलेक्शंस एंड आफ्टर इलेक्शंस। जब बहुत सारे पार्टीज इलेक्शन से पहले आकर गठबंधन बनाते हैं, व्हेन दे कम टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज एन अलायंस और फ्रंट। और इसमें से जब कोई अलायंस या कोई फ्रंट जीत जाती है और वो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो इसी तरह के गवर्नमेंट को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इलेक्शन से पहले अलायंस या फ्रंट और इलेक्शन के बाद इसी को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, एक सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है कि जब इलेक्शन हो रहे हों तो ये इंडिपेंडेंटली लड़े, दे आर इंडिपेंडेंट, दे हैव नॉट फॉर्म्ड एनी अलायंस, ये एक साथ मिलकर नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शंस हो गए और इनको मेजॉरिटी नहीं मिला, तब ये क्या करेंगे कि तब ये यहाँ पर मिलजुल के सरकार बनाएंगे। सो ड्यूरिंग इलेक्शंस दे वर इंडिपेंडेंट, बट आफ्टर इलेक्शन दे फॉर्म अलायंस, ये अलायंस बनाते हैं और इसी अलायंस को यहाँ पर हम लोग कहते हैं कोलिशन। तो याद रखना आपको कि बिफोर इलेक्शंस इसको हम लोग अलायंस कहते हैं, जब बहुत सारे पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। जब बहुत सारे पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं तो उसी को हम लोग कोलिशन कहते हैं। So now let's move to the next point. For example, in India, there were 3 major alliances in 2004 parliamentary elections: the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance, and the Left Front. So what it means is that during the 2004 elections, no party in India was confident that they are going to win the elections on their own. They need support of other parties. इसका मतलब यह है कि 2004 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए वहाँ पर किसी एक पार्टी को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने बलबूते पर मेजॉरिटी लेकर आए और सरकार बना ले। तो इसीलिए यहाँ पर हमें अलायंस देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 अलायंसेस हैं। नंबर 1 NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हमारे पास है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और हमारे पास है लेफ्ट फ्रंट। एनडीए को लीड कर रही थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यूपीए को लीड कर रही थी कांग्रेस पार्टी, और लेफ्ट फ्रंट को लीड कर रही थी CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो 2004 के लोकसभा इलेक्शन में ना ही बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, ना ही कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, ना CPI कॉन्फिडेंट थी कि ये लोग अपने बलबूते पर मेजॉरिटी लेकर आए। जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 272 प्लस सीट्स की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं 272 प्लस सीट्स की? क्योंकि हमारे पास टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो उसका आधा या आधे से ज़्यादा, मोर देन 50%, कितना होता है 272। तो ना ही बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना CPIM को ये लग रहा था कि वो 272 कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत सकती है। इसलिए इन लोगों ने अपने अपने अलायंस बनाए ताकि इनकी जो अलायंस हैं ये 272 या उससे ज़्यादा सीट्स लेकर आए। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
तो जब हम मल्टी पार्टी सिस्टम को देखेंगे तो ये बहुत ही मेसी लगेगा, बहुत ही गंदा लगेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा ये। और ये बहुत बार इंस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जितने ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगे उतने ज़्यादा ओपिनियंस होंगे, उतने ज़्यादा इंटरेस्ट को ये टैकल कर सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है, बीजेपी अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है। तो इस तरह से जब 50 पार्टी, 100 पार्टी इस तरह के मैनिफेस्टोस लेकर आएंगे, इसका मतलब है कि उनके पास अलग अलग चीज़ों को डील करने के ऑप्शंस हैं। वो अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम एक अच्छा सिस्टम होता है जहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन होती है। तो चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं यहाँ पर। सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर? तो कौन सा सिस्टम इसमें से बेटर है? क्या 1 पार्टी सिस्टम अच्छी है, क्या 2 पार्टी सिस्टम अच्छी है, या हमारे पास जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो अच्छी है? तीनों में से कौन सा अच्छा है? 1, 2, 3 में से कौन सा अच्छा है? तो इसका आंसर यह है कि ये सवाल ही गलत है। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग। कौन सा सवाल गलत है कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है? यहाँ पर 1 पार्टी सिस्टम अच्छा है, 2 पार्टी सिस्टम है, या मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. ये सवाल ही गलत है। क्यों गलत है? चलिए आगे देखते हैं। Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics, and its system of elections. तो कोई एक कंट्री चूज़ नहीं करती है कि उनका पार्टी सिस्टम कैसा हो। ये एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है कि धीरे धीरे समाज ये डिसाइड करता है कि हमारे पास कौन सा पार्टी सिस्टम होना चाहिए, 1 पार्टी, 2 पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो किसी समाज में, किसी कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम चलेगा ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। नंबर 1, नेचर ऑफ सोसाइटी। वहाँ का समाज किस तरह का है? क्या वहाँ का समाज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है? क्या वहाँ पर बहुत सारे सोशल और रीजनल डिविजन्स हैं? जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल डिवीज़न देखने के लिए मिलेगा, हमारे यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिवीज़न देखने के लिए मिलेगा, रिलीजन बेस्ड डिवीज़न देखने के लिए मिलेगा, लैंग्वेज बेस्ड डिवीज़न देखने के लिए मिलेगा, डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस देखने के लिए मिलेगा। हमारे पास में अलग अलग रीजनल डिवीजन्स हैं, कुछ गांव में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं। तो रीजनल डिवीजन्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर, और अगर हम सेंट्रल इंडिया में आएंगे तो यहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इंडिया के अंदर हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी भी है। थर्ड पॉइंट क्या है? हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। तो हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह से चली आ रही है। बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ पर पार्टी सिस्टम इवॉल्व करेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पर इलेक्शन का प्रोसेस कैसा है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि हमारा यहाँ पर पार्टी सिस्टम किस तरह का है। दीज कैनॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली। तो जो पार्टी सिस्टम है कि 1 पार्टी सिस्टम हो, 2 पार्टी सिस्टम हो या मल्टी पार्टी सिस्टम हो, इसको चेंज करना आसान नहीं है, बहुत जल्द हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो हर एक कंट्री के अपने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं। बेस्ड ऑन दैट क्या होता है कि एक कंट्री में एक पार्टी सिस्टम डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड ए मल्टी पार्टी सिस्टम, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. तो इंडिया में अगर हम
आज मल्टी पार्टी सिस्टम देख रहे हैं तो उसकी एक वजह यह है कि इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत बड़ी है। इंडिया का लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर डिफरेंट सोशल डिविजन्स देखने के लिए मिलते हैं और इतने सारे डाइवर्सिटी को एक या दो पार्टी रिजॉल्व नहीं कर सकती, उनके नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसीलिए हमें बहुत सारे पार्टियों की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। तो कोई भी एक सिस्टम यानी कि वन पार्टी, टू पार्टी या मल्टी पार्टी आइडियल नहीं होती। यह डिपेंड करता है कि किस कंट्री में वो सिस्टम फिट कर जाए। तो हर एक कंट्री के लिए वन पार्टी सिस्टम अच्छी नहीं होगी, हर एक कंट्री के लिए टू पार्टी सिस्टम भी बेहतर नहीं होगी और बहुत सारे कंट्रीज़ में मल्टी पार्टी सिस्टम बिल्कुल ही काम नहीं करेगी। तो ये कंट्री स्पेसिफिक होता है कि वहाँ पर किस तरह का पार्टी सिस्टम होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स। और इसी के साथ हम इस सेक्शन को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टीज़ एंड स्टेट पार्टीज़। हम ये देखेंगे कि एक नेशनल पार्टी होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज मीट करने पड़ते हैं और उसी तरह से एक स्टेट पार्टी बनने के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज चाहिए हमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।